Students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे और अच्छी तरह से चैप्टर को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। जी हाँ, आज मैं कराने वाला हूँ एमसीक्यू की रिवीजन। कैसे कराऊंगा एमसीक्यू की रिवीजन? जो पीडीएफ फाइल मैंने आपको दी है, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उस कम से कम उसे एक बार पहले रीडिंग कर लेना जरूरी है। यहाँ मैंने हर क्वेश्चन के साथ उसके बेस्ट आंसर को मेंशन किया है। एमसीक्यू में 4 ऑप्शन होते हैं, वहां पे एक सही आंसर होता है। मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चंस का सही आंसर मैच किया है ताकि आप समझ जाएं कि इसका बेस्ट आंसर क्या है। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर बड़ा था, इसके अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स थे, तो इसीलिए इसके रिवीजन वीडियो जो है वो ज्यादा बना रहा हूं, क्योंकि जब आप ज्यादा रिवीजन करेंगे तो ही आप कैपेबल होंगे एक अच्छे टेस्ट को देने के लिए। जी हाँ, जब आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे कि मैं इन्हें पढ़ा रहा हूं तो साथ में एमसीक्यू की फाइल जो है वो साथ में जरूर रखनी है। जी हाँ बच्चों, पहला क्वेश्चन है रिवीजन का। एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार अकाउंटिंग पीरियड कैसा होना चाहिए? इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ का होना चाहिए और वो 12 मंथ होने चाहिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च नेक्स्ट ईयर की। जी हाँ, इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार अकाउंटिंग पीरियड जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, एज पर द ड्यूल कंसेप्ट अकाउंटिंग इक्वेशन इज। अगर हम ड्यूल एस्पेक्ट को अपनाएं, दोहरे प्रिंसिपल को अपनाएं, तो एक चीज डेबिट होती थी, एक चीज क्रेडिट होती थी। मेरे बच्चों, इसके अनुसार अकाउंटिंग इक्वेशन कैसी होनी चाहिए? इस ड्यूल एस्पेक्ट के अनुसार अकाउंटिंग इक्वेशन होनी चाहिए एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जी हाँ बेटा, ये अकाउंटिंग इक्वेशंस है, क्योंकि एसेट्स हो जाती हैं डेबिट और ये दोनों हो जाती हैं क्रेडिट। याद रखें, किसी भी अकाउंटिंग इक्वेशंस में डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस सेम होने चाहिए। जी हाँ, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, कैपिटल की क्रेडिट होती है, इन दोनों को जोड़ के जो अमाउंट बनेगा वो इस एसेट का अमाउंट डेबिट होगा। जी हाँ, सेम होगा। थर्ड क्वेश्चन है, कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी मींस। कंसिस्टेंसी का कंसेप्ट या प्रिंसिपल जो है वो क्या कहता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर एंड मेथड शुड बी रिमेन कांस्टेंट। ये प्रिंसिपल कहता है कि जो पॉलिसी आप लें, फर्स्ट ईयर में लेंगे, वो ईयर टू ईयर जो है वो प्रिंसिपल या वो पॉलिसी जो है वो कंसिस्टेंस अर्थात एक रहनी चाहिए। जी हाँ, हर साल जो है वो एक ही रहनी चाहिए ताकि उनमें कंपैरिजन करना आसान हो सके। बच्चों, फोर्थ जो है वो मैं बताने वाला हूं, कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म टेक इनटू अकाउंट्स। जी हाँ, ये जो संरक्षण का सिद्धांत है ये क्या कहता है? ये संरक्षण का सिद्धांत व्यापार को बचाने वाला सिद्धांत ये बताता है कि हमें हर प्रकार के लॉस को जो है उसका प्रोविजन तैयार कर लेना चाहिए, लॉस को जो है वो जो है कंसीडर कर लेना चाहिए, लेकिन जब प्रॉफिट तब तक नहीं कंसीडर करने चाहिए जब तक कि वो एक्चुअल में होना आ जाए। तो आंसर है ऑल फ्यूचर लॉसेस इज टू बी कंसीडर नॉट द प्रॉफिट। जी हाँ, प्रॉफिट को कंसीडर नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट। जी हाँ, ये जो आपका सिद्धांत है संरक्षण का सिद्धांत, ये क्या कहता है? ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि हर एसेट को उसकी कॉस्ट प्राइस पे लेना चाहिए, या फिर कई बार अगर कॉस्ट प्राइस से कम उसकी रियलाइज्ड वैल्यू हो तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे, कॉस्ट वैल्यू और रियलाइज्ड वैल्यू दोनों को कंपेयर करेंगे, उनमें जो कम वैल्यू होगी उस पर जो है हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ले सकते हैं, बढ़ी हुई वैल्यू को नहीं ले सकते। जी हाँ, कॉस्ट प्राइस किसी एक एसेट की या उसकी जो असली रियलाइज्ड वैल्यू है, जी हाँ, अगर वो उस कॉस्ट प्राइस से कम है तो उन दोनों को हम कंपेयर करके जो उन दोनों में कम है उसको जो है हम इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन कर सकते हैं। नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म। जी हाँ, जो ये कन्वर्टिज्म का आपके सामने कन्वेंशन है, इसके अनुसार क्या होना चाहिए? इसके अनुसार हमें जितने भी हमारे डाउटफुल डेब्ट्स हैं, जितना पैसा हमें डूब सकता है, जितने हमारे एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं, उन सारे लॉसेस के अगेंस्ट जो है प्रोविजन हमें बना लेना चाहिए। तो बेटा, इस 6 का आंसर है कि इस लॉ के अनुसार बिजनेस को संरक्षण देने के लिए हमें सभी प्रकार के एंटिसिपेटेड लॉसेस और प्रोविजन का जो है वो लॉसेस का प्रोविजन जो है बना लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट इवन द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। किस कंसेप्ट के अनुसार बिजनेस के मालिक को ही उसका क्रेडिटर मान लिया जाता है? बेटा जी, मैंने पहला प्रिंसिपल पढ़ाया था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। जी हाँ, उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि बिजनेसमैन और एक बिजनेस
बिजनेस एंटरप्राइजेस और बिजनेसमैन, जी हाँ, ऑनर बिजनेस का जो है इन दोनों का सेपरेट और लीगल सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, इन दोनों को डिस्टिंक्ट करके चलते हैं। फिर उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो ऑनर पैसा लगाता है तो वो पैसा ऑनर जो है वहां तब पैसा लगाने की वजह से उस बिजनेस का क्राइटेरिया बन जाता है। जी हाँ, अगला है हमारे पास ड्यू टू विच कंसेप्ट क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जी, क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं हो सकते, ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो आपको बताता है कि आप क्वांटिटी तो नोट कर सकते हैं, अर्थात फाइनेंशियल करेक्टर नोट कर सकते हैं। जी हाँ, मनी मेजर की जो ट्रांजेक्शन्स है उनको नोट कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी को नोट नहीं कर सकते। वो कंसेप्ट है हमारा मनी मेजर कंसेप्ट। जी हाँ, मनी मेजर कंसेप्ट हमें बताता है कि हम क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन्स को नोट नहीं कर सकते, इवन वो बिजनेस के लिए कितने भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि मनी टर्म्स में व्यक्त किए जाते हैं या फाइनेंशियल करेक्टर के होते हैं। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग एक्रूअल कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन। एक्रूअल कंसेप्ट किस पर बेस्ड है? एक्रूअल कंसेप्ट बेस्ड है बेटा मैचिंग कंसेप्ट पर। किस पर बेस्ड है बेटा? मैचिंग कंसेप्ट पर एक्रूअल कंसेप्ट बेस्ड है। इसके अकॉर्डिंग एक टाइम पीरियड के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसके उसी टाइम पीरियड के रिवेन्यू में से डिडक्ट करके नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस को मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड ईच ईयर। हर साल सेम अकाउंटिंग मेथड यूज करना चाहिए, हर साल सेम अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करनी चाहिए। ये लॉ हमें पता चलता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट से ही। जी हाँ, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट जो है इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के चैप्टर का, वो ये बताता है कि एक जो पॉलिसी ले ली है वो फॉर एवर जो है संस्था में बनी रहनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में जो है कंपैरिजन को फैसिलिटेट किया जा सके। अगला क्वेश्चन है बेटा ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिंजेंट लायबिलिटी आर शोन इन बैलेंस शीट। किस सिद्धांत के अनुसार कंटिंजेंट लायबिलिटी को बैलेंस शीट के अंदर जो है वो जो है लिखा जाता है? जी बेटा, वो कंसेप्ट था आपका कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी चीज जो जरूरी है इंटरनल या एक्सटर्नल यूजर के लिए, क्योंकि जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं उन सबको हमारे यूजर यूज करते हैं, चाहे वो इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल है, उनसे कोई बात छिपाई नहीं जानी चाहिए। जिन चीजों का इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आएगा, अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस पे आएगा या बैलेंस शीट पे आएगा, उन सभी को जो है अच्छी तरह एक्सप्रेस कर देना चाहिए, बता देना चाहिए, इवन चाहे उन्हें फुट नोट में क्यों ना लिखना पड़े। प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने 11 क्वेश्चंस जो है मैच कॉलम वाले बेस्ट ढंग से बताने की कोशिश की है। ऐसे ही टोटल 19 क्वेश्चंस हैं, उन बाकी रेस्ट क्वेश्चंस को है आप जरूर फॉलो करेंगे, उन्हें रीड करेंगे, अच्छी तरह कंसंट्रेट करेंगे उस पर, और अगर कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।